हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जल्दी से बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप लॉकडाउन के दौरान? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थर्ड में मैं आपको समझाऊंगा आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको दो क्लासेस और डिलीवर कर चुका हूं। सबसे पहली क्लास थी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, सेकंड क्लास थी आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में। सभी क्लासेस एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है और सभी क्लासेस कंप्लीट देखनी है और साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी पेड कोर्स के अंदर भी नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट रह चुके हैं। आप सभी को मैंने क्लासेस के अंदर पढ़ाया है। मोस्टली मुझसे वही बच्चे कनेक्टेड हैं जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आप सभी के लिए मैं कंप्लीट कोर्स लेके आया हूं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आरबीआई की मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो आरबीआई को मैनेज करने के लिए किन पर्संस को अपॉइंट किया गया है, आरबीआई को कौन मैनेज करता है, आरबीआई को कौन संभालता है? तो आरबीआई को मैनेज करने के लिए एक टीम बनाई गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी संख्या 21 है। 21 मेंबर्स होते हैं जो आरबीआई के सारे अफेयर्स को संभालते हैं, हैंडल करते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है। इन सभी की अपॉइंटमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 के अंदर की जाती है। और अगर मैं बात करूं, जैसा आपको थंबनेल के अंदर दिखाई दे रहा है कि आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो आरबीआई के गवर्नर को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मैं कहूं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। थोड़ा सा और डीप जाऊं कि आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो आरबीआई के जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर पीएमओ के द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा की जाती है। किसके रिकमेंडेशन पर? फाइनेंस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था कि भाई आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। इंटरव्यू में, आरबीआई के इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के जो गवर्नर है उसको किस एक्ट के अंदर और किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट किया जाता है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। मुश्किल से हार्डली कोई बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि आरबीआई का जो गवर्नर है या उसके डिप्टी गवर्नर्स हैं, उन सभी की अपॉइंटमेंट्स या मैं कहूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 के अंदर की जाती है। क्लियर हुआ? सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा भाई। आपको वीडियो स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक देखनी है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि आरबीआई के मैनेजमेंट को संभालने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम होती है, जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। ये सभी जो डायरेक्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर द सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और इन सभी के जो नाम डिक्लेयर किए जाते हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। और मैंने बताया कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो पीएमओ के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। अब आरबीआई के मैनेजमेंट को समझने के लिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है जिसको आप इजीली समझ पाएंगे। ये जो 21 मेंबर होते हैं, ये मेंबर कौन होते हैं ये समझना बड़ा ही जरूरी है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये दो पार्ट में बटे होते हैं। कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। समझते हैं ग्राफ की मदद से, चार्ट की मदद से, ठीक है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी संख्या 21 होती है, 21 होती है, वो दो तरह के होते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर वो होते हैं जो आरबीआई के हेड ऑफिस के अंदर से अपॉइंट किए जाते हैं, आरबीआई के हेड ऑफिस के अंदर से अपॉइंट किए जाते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो आरबीआई से के हेड ऑफिस से बाहर से, आरबीआई से हो सकते हैं लेकिन हेड ऑफिस से बाहर से हो सकते हैं, ठीक है? तो उनको नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कहा जाता है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स की संख्या 5 होती है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की संख्या 16 होती है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं आपको कि ऑफिशियल डायरेक्टर वो होते हैं जो आरबीआई के हेड ऑफिस के अंदर से होते हैं, ऑफिस के अंदर से, ठीक है? मैं किसी ब्रांच से की बात नहीं कर रहा मैं,
ठीक है, या लोकल ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हेड ऑफिस के अंदर से। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन होते हैं? जो हेड ऑफिस से नहीं होते हैं। जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं वो फुल टाइम के लिए होते हैं, यानी कि जब तक वो रहेंगे, जब तक वो ऑफिस के अंदर होंगे, तब तक वो ऑफिशियल डायरेक्टर बने रहेंगे। ठीक है, और इन सभी की अपॉइंटमेंट ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऑफिशियल डायरेक्टर में कौन कौन इंक्लूडेड है? ऑफिशियल डायरेक्टर्स के अंदर आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखना भाई ये बात, आरबीआई के अंदर 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे। तो 5 संख्या हो गई यहां पर टोटल। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और आरबीआई के का जो गवर्नर होता है और डिप्टी गवर्नर होता है, उनको कितने साल के लिए चुना जाता है? उनको 3 साल के लिए चुना जाता है। जो आरबीआई का गवर्नर का टेन्योर होता है, गवर्नर का टेन्योर कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के गवर्नर का जो टेन्योर है वो बढ़ाना चाहे तो 2 ईयर और बढ़ा सकती है, टोटल मिलाकर 5 ईयर तक अपॉइंट कर सकती है। ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मूड पर और रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, जनरली जो फर्स्ट टाइम अपॉइंट किए जाते हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बाद में टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। और नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कितने होते हैं? ये 16 होते हैं। अब 16 किस तरह से डिवाइडेड हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले 10 डायरेक्टर्स, ये जो 10 डायरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं। ये किसी कंपनी के, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, ये किसी बैंक के अंदर से कोई पर्सन हो सकता है, अपनी अपनी फील्ड के माहिर, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई मैनेजमेंट गुरु हो सकता है। ठीक है, अलग अलग फील्ड से जिनको इकोनॉमी की नॉलेज हो उनको अपॉइंट किया जाता है। अब किसी कंपनी के सीईओ को या किसी हेड को अपॉइंट करने का मतलब क्या है भाई? क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री की समझ है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में जानकारी है, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसको समझ है, इसलिए उसके एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए यहां पर अपॉइंट किया जाता है। तो 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स। कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई मैनेजमेंट गुरु हो सकता है, किसी कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ या हेड हो सकता है। ठीक है, कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं होगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि उसको क्रिकेट की नॉलेज होगी, इकोनॉमी की नॉलेज नहीं होगी। कोई सिंगर नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? जिनको इकोनॉमी की नॉलेज होगी उन्हीं को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जनरली ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर से आते हैं, और यूजुअली ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, ये 2 पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आते हैं 2 पर्सन, 10 पर्सन अलग अलग फील्ड से आते हैं, और 4 डायरेक्टर आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं, यानी कि जोनल ऑफिस हैं। चारों दिशाओं में, चारों जोन्स में 4 बड़े ऑफिस हैं आरबीआई के, वहां से एक एक डायरेक्टर वहां से अपॉइंट किया जाता है। कहां कहां है ये? दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई। तो वहां से 4, तो टोटल मिलाकर ये कितने हो गए? 16, और 16 और 5 कितने हो गए? 5 कितने हो गए? 21। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इन सभी के नाम याद नहीं करने हैं, आपको ऑफिशियल डायरेक्टर्स के नाम याद करने हैं, नॉन ऑफिशियल के नाम याद नहीं करने हैं, आपको इनकी संख्या याद करनी है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा ऑफिशियल डायरेक्टर्स में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे हमने, ऑफिशियल डायरेक्टर्स और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स देखे। तो अब मैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल डायरेक्टर में गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो प्रेजेंट में, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में,
तो आज प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 3 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। शक्तिकांत दास कब अपॉइंट किए गए? ये 12 दिसंबर 2018 12 दिसंबर 2018 को अपॉइंट किए गए। क्यों अपॉइंट किए गए? क्योंकि इनसे पहले वाले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने लगभग 6 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया था कुछ निजी कारणों का हवाला देते हुए। उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को रिजाइन देने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था और 12 दिसंबर को तुरंत नरेंद्र मोदी ने शक्तिकांत दास को अपॉइंट कर दिया था। शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं? ये 25th नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये आपके एनएचबी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो किस नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो चीजें लिंक हो रही हैं लास्ट क्लास से। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, डिप्टी गवर्नर भी 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, एसकेडी। भाई शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, कई बार मैं यूज करूंगा एसकेडी, शक्तिकांत दास। क्लियर है? 25वें नंबर के गवर्नर है, एनएचबी के एग्जाम में पूछा गया था। 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो 12 दिसंबर 2018 से आगे 3 साल ऐड कर लेना, तब तक रहेंगे। क्लियर है? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इन चारों डिप्टी गवर्नर्स के आपको नाम याद होने चाहिए। अभी प्रेजेंट में 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं। विरल आचार्य जी ने रिजाइन दे दिया था, उसके बाद नए कोई अपॉइंट नहीं किए गए, अभी वैकेंसी निकली हुई है। आप चाहे तो rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन भी आया हुआ था कि डिप्टी गवर्नर के लिए कोई अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर नोटिफिकेशन आता है आरबीआई की वेबसाइट पर प्रॉपर डिप्टी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट का। तो अभी 4 डिप्टी गवर्नर अपॉइंट नहीं किए गए हैं। जैसे ही अपॉइंट किए जाएंगे और कोई एग्जाम होगा तो आपके एग्जाम में तुरंत पूछ लिया जाएगा। अभी प्रेजेंट में 3 ही डिप्टी गवर्नर है, उन सभी का नाम याद होना चाहिए आपको। जैसे श्री बीपी कनुंगो। दूसरे हैं एम के जैन, श्री महेश कुमार जैन। और थर्ड है डॉक्टर माइकल देब्राता पात्रा, माइकल डी पात्रा भी बोल सकते हैं, एमडी पात्रा भी बोल सकते हैं, माइकल देब्राता पात्रा। तो 3 नाम ये हैं, एक ये है, और एक और कभी फ्यूचर में अपॉइंट होगा तो याद रखना है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको 5 अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है आरबीआई के अंदर से। 5 नहीं 6 कहूंगा मैं आपको। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक और मैं अभी आपको बताऊंगा, सीएफओ, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो आरबीआई के अंदर सीएफओ की कोई पोस्ट नहीं होती थी। ठीक है, सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो फाइनेंस के मामले को संभालता है, देखता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो 2018 से ही चीफ फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट है वो स्टार्ट की गई है। मैं कहूं कि मई 2018 से सीएफओ की अपॉइंट की गई। वो जो सीएफओ है वो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स में नहीं आता है, वो इससे अलग होता है बेटा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो सीएफओ कौन है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। भाई ये तो ऑफिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को याद कर लेंगे ना, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई के अंदर पहली सीएफओ किसे अपॉइंट किया गया है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर सुधा बालकृष्णा। आरबीआई की प्रेजेंट सीएफओ कौन है? सुधा बालकृष्णा। इनको कब अपॉइंट किया गया था? 15 मई 2018 को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एनएसडीएल एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं सुधा बालकृष्णा। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, जितनी भी आपकी ई सिक्योरिटीज होती हैं, जितना भी आपका ट्रेडिंग वगैरह करते डाटा होता है, उनको सभी को हैंडल करता है एनएसडीएल। जैसे आधार का भी डाटा है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। ठीक है, तो एनएसडीएल की एग्जीक्यूटिव सुधा बालकृष्णा को 15 मई 2018 को आरबीआई का सीएफओ अपॉइंट किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो इसको, क्योंकि इसके 2 रीजन है। एक तो सबसे पहली बार कोई सीएफओ अपॉइंट किया गया है, और ऊपर से वो फीमेल है, महिला है। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहेगा।
अभी तो ये पूछेंगे प्रेजेंट सीएफओ कौन है, बाद में पूछेंगे फर्स्ट सीएफओ किसे अपॉइंट किया गया था। क्लियर है भाई? ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मैनेजमेंट देख लिया, अब हम बात करेंगे आरबीआई के कुल कितने ऑफिसेज हैं। अगर मैं बात करूं आरबीआई के ऑफिसेज की, तो टोटल 31 ऑफिसेज हैं। आरबीआई के टोटल 31 ऑफिसेज हैं। 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, मोस्टली जो कि आपकी स्टेट्स की कैपिटल में है, ठीक है, अलग अलग शहरों में है। और 4 जोनल ऑफिस कह सकता हूं मैं, या लोकल बोर्ड कह सकता हूं। 4 आपके लोकल बोर्ड ऑफिस हैं, जो मैंने अभी लास्ट में बात किया था। यहां पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 लोकल बोर्ड है। टोटल मिलाकर 31 आरबीआई के क्या है, ऑफिसेज। आपके एग्जाम में आ जाए आरबीआई के ऑफिसेज कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, 31। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपके सामने मैंने आरबीआई की वेबसाइट से ही लेकर एक मैप लगाया है। यहां पर सारे के सारे ऑफिसेज के बारे में जानकारी दी गई है। तो इन सभी के नाम याद नहीं रखने आपको, मोस्टली ये राज्यों की राजधानियों में है। तो इसमें से केवल 4 याद रखने हैं आपको। 4 कौन से, जो सब ऑफिस कह सकते हैं या लोकल बोर्ड कह सकते हैं। कहां कहां है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कोलकाता, ये 4 जोनल ऑफिस हैं, चारों दिशाओं में हैं। ठीक है, जैसे मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कितने लोकल ऑफिसेज हैं, और यहीं से एक एक डायरेक्टर तो वहां पर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया गया, एक एक यहां से उठाकर। अभी तो पढ़ाया है मैंने आपको, समझ में आ जाएगा। जैसे श्रीनगर है, जम्मू है, चंडीगढ़ है, शिमला है, देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, बेलापुर, हैदराबाद, पणजी, बंगलुरु, कोची, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, भुवनेश्वर, नागपुर, रायपुर, कोलकाता, रांची, पटना, गंगटोक, गुवाहाटी, इंफाल, शिलोंग, एजवाल, ठीक है, अगरतला। ये सभी क्या हैं, आरबीआई के ऑफिसेज है। टोटल कितने ऑफिस हो गए, 31। 27 रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय ऑफिस है जो बिल्कुल लोकल होते हैं, और 4 जोनल ऑफिस या लोकल बोर्ड कह सकते हैं हम। आरबीआई के ऑफिस की बात कर ली मैंने। आरबीआई के ऑफिस के बाद अगर मैं बात करता हूं आरबीआई की जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आरबीआई की जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो टोटल 6 हैं। पहले 5 होते थे, अब कितने हैं, 6 ट्रेनिंग सेंटर्स आरबीआई के। तो आरबीआई के ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करता हूं, तो आरबीआई के टोटल ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, 6 हैं, जिनमें से 3 आरबीआई के अधिकार में है, ठीक है, जो कि जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पहला, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज, और तीसरा आरबीआई एकेडमी। ये 3 आरबीआई के अंडर हैं, और 3 ऑटोनोमस बॉडी हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या है तो आरबीआई के ही, लेकिन उनको डिसीजन लेने का अधिकार खुद का है। वो अपना जो मैनेजमेंट है खुद संभालते हैं, आरबीआई नहीं संभालता है, ठीक है, लेकिन रेगुलेट आरबीआई ही करेगा। वो कौन कौन से हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, IGIDR, और थर्ड है, जो लास्ट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT। क्या आप जानते हैं IDRBT के बारे में, जिसने एटीएम्स का नेटवर्क बनाया था, और बाद में इस एटीएम्स के नेटवर्क को किसने टेक ओवर कर लिया था, बताएंगे। एटीएम्स के नेटवर्क को किसने टेक ओवर कर लिया था 2008 में, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे। तो आरबीआई के मैनेजमेंट के बारे में देखा, ऑफिसेज के बारे में देखा, और हमने ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस क्लास को यहीं हम कंप्लीट करते हैं। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीआई के फंक्शंस के बारे में। वो क्लास 3rd A होगी, क्लास 3rd का ही पार्ट होगा।
तो अगर आपको क्लास समझ में आई है और आप चाहते हैं इसके बाद भी मैं आपके लिए क्लासेस और लेके आऊं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जितने भी डाउट हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देने हैं। मैं उन सभी का आपके लिए रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।